हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद एक्सट्रीम मार्केट्स। आई एम हेमा एंड आज हम अगेन आपके लिए एनएफपी एनालिसिस पार्ट 6 लेकर आए हैं, जिसमें हम एनएफपी की प्रेडिक्शंस के बारे में क्या डेटा आ सकता है और क्या मूवमेंट हो सकती है मार्केट की, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। उससे पहले मैं लास्ट वीक का जो रिजल्ट है वो डिस्कस करना चाहूँगी, जिसमें हमारे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग डेटा पॉजिटिव आने के चांसेस थे और डेटा पॉजिटिव ही आया था अप टू 272 के। और इस बार भी हम आपके लिए एनालिसिस लेकर आए हैं कि आगे आने वाली जो प्रेडिक्शन है वो क्या हो सकती है। उस एनालिसिस की डिस्कशन के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह प्रेजेंट है मिस्टर पंकज एंड नेक्स्ट जो एनालिसिस है वो हमें वो एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज एनएफपी और आगे एनएफपी के डेटा में क्या प्रेडिक्शंस हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच हेमा मैम। तो एनएफपी की जैसे आपने बताया हमारी लास्ट प्रेडिक्शन काफ़ी अच्छी रही थी, जो हमने नंबर्स बोले थे एग्जैक्ट उसी नंबर के अकॉर्डिंगली आपकी मार्केट की मूवमेंट हुई थी। तो इस बार एनएफपी की आप प्रेडिक्शन हो सकती है, क्या मूवमेंट हो सकती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको छोटी सी एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा कि एनएफपी क्या होती है। एनएफपी आपकी होती है परचेसिंग इन द गुड एंड सर्विसेज एक्सक्लूडिंग आपकी फार्मिंग इंडस्ट्री, और एक कंट्री में आपकी एम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा इंक्रीज हुई है और कितनी एम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा डिक्रीज हुई है। अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होता है तो आपके डॉलर स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट आपकी वीक आते हैं तो आपके डॉलर उसके अकॉर्डिंगली वीक आ सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एनएफपी में आपके मार्केट की कौन से पेयर की क्या मूवमेंट हो सकती है और किसके अकॉर्डिंगली मार्केट का पेयर किसके अकॉर्डिंगली जा सकता है। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एनएफपी का जो डेटा है वो इंटरेस्ट रेट से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि अभी तक डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है या वीक हो रहा है उसका रिलेशन आपका हमेशा इंटरेस्ट रेट के साथ जोड़ा जाता है। तो वो ट्रेडर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि इंटरेस्ट रेट में क्या वेरिएशन हो सकती है एनएफपी डेटा से। एनएफपी डेटा पॉजिटिव आने का मतलब है कि मोर एम्प्लॉयमेंट, और जितनी एम्प्लॉयमेंट होगी उसका मतलब है कि अमाउंट उतनी है, मनी उतना ज़्यादा आ रहा है। मनी ज़्यादा होने से हमारी जो स्पेंडिंग है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये रीज़न है हाई एनएफपी की इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। और इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होने से जो डॉलर है वो स्ट्रॉन्ग होता है। दैट मीन्स एनएफपी जो डायरेक्टली कोरिलेटेड है वो है डॉलर की स्ट्रेंथ से और इंटरेस्ट रेट हाई होने से। सिमिलरली अगर एनएफपी का डेटा जो है वो नेगेटिव आता है, नेगेटिव के केस में स्पेंडिंग कम होएगी, मनी कम होएगी, दैट मीन्स डिसइन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है और इन्फ्लेशन कम हो रही है, जिसकी वजह से जो फेड है बेसिकली वो इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करने के या कट करने के चांसेस में ज़्यादा बिलीव करते हैं। और वो रिजल्ट किस में देता है कि यूएस डॉलर जो है, डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती है उस केस में। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि एनएफपी, इंटरेस्ट रेट और फेड के डिसीजन किस तरीके से को रिलेटेड है। ये आपको डेटा के बाद भी हेल्प करेगा फॉर द मंथ, मतलब पूरे मंथ में अगर आपने देखना है कि डॉलर किस तरफ जा रहा है वहाँ पे ये आपकी हेल्प करेगा। हेमा मैम काफ़ी अच्छा आपने पॉइंट बताया कि मार्केट के क्या मूवमेंट हो सकते हैं उसको देंगे, लेकिन इसके अंदर मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। तो अगर हम लास्ट जून की बात करें, जून में आपके फ्रेंच इलेक्शंस हुए तो जिसके कारण आपका यूरो ना काफ़ी वीक में रहा था। अगर आप पिछले 1 मंथ की मार्केट देखते तो मार्केट की मूवमेंट आपको यूरो काफ़ी लॉसेस में दिख रहा है। लेकिन इस एनएफपी आने पर जो आपके फ्रेंच इलेक्शंस ने जो डिसीजन लिए थे, अगेन आपका जो यूरो है आपका द्वारा अपना लॉसेस को रिकूप कर सकता है, मतलब अपने लॉसेस को कवर कर सकता है। तो अगर आप हर बार देखेंगे कि अगर आपका डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो उस वे में आपका गोल्ड हमेशा वीक होता है, लेकिन सिमिलर वे में इलेक्शंस के कुछ फैक्टर्स होने के कारण अगर आपका यूरो अपना लॉस दोबारा गेन करके स्ट्रॉन्ग हो सकता है तो उसी डायरेक्शन में आपका डॉलर भी काफी हद तक स्ट्रॉन्ग जा सकता है। तो अगर मैं इस बार एनएफपी की बात करूं, इस बार आपकी एनएफपी में जो प्रेडिक्शन हमारे अकॉर्डिंगली डॉलर आपके स्ट्रॉन्ग होने के ज्यादा चांसेस है। ओके, तो मतलब आपकी प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग जो डॉलर है वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस। ओके, बट एक और फैक्टर है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी, वो ये है कि जो अकॉर्डिंग टू फोरकास्ट, क्योंकि एक सर्वे होता है उसके अकॉर्डिंग भी हमें देखना है कि क्या एनालिसिस है। फोरकास्ट के अकॉर्डिंग इस बार एनएफपी का डेटा जो है वो वीक आने के चांसेस है, यूएस डॉलर वीक होने के चांसेस है। 272 के जो प्रीवियस डेटा था, इस बार ये चांस है कि जो डेटा आने वाला है वो 196 के तक आ सकता है। बट यस, एक फैक्टर और होता है जो हमने लास्ट डेटा में डिस्कस किया था, वो अगेन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट है। समटाइम्स एनालाइज करते हुए हमें ये देखना ज़रूरी है कि यूएस की एम्प्लॉयमेंट है वो एकदम से बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं हो सकती। लाइक 272 से एकदम से 196 तक का डेटा या उससे कम आना थोड़े से कम चांसेस होते हैं बीच में, राइट। तो अगर हम पॉसिबिलिटी देखें या एनालाइज करें कि डेटा क्या आ सकता है, देन अकॉर्डिंग टू मी कि इतना डॉलर में चेंज नहीं आने वाला, एम्प्लॉयमेंट इतना वीक नहीं होने वाला, तो येस 196 से जो डेटा है वो अप आ सकता है और डॉलर उस हद में पॉजिटिव होने के चांसेस हो सकते हैं। बट ये एक फैक्टर फोरकास्ट का है जो अगर अनएक्सपेक्टेड आता है और 196 से कम आता है डेटा,
देन डॉलर को आप वीक देखोगे, बिकॉज इसका रिजल्ट आगे जो फेड का डिसीजन है उसके साथ भी कोरिलेटेड है। अगर एनएफपी का डेटा नेगेटिव आता है देन आपके जो सितंबर में रेट कट होने के चांसेस है, जो मार्केट में भी 60% एक्सपेक्टेशन है स्टिल कि सितंबर में हमारा जो रेट है वो कट हो सकता है, राइट। तो एनएफपी डेटा नेगेटिव आना उस पॉसिबिलिटी को और बढ़ा देगा, राइट। सो उस अकॉर्डिंग एक पॉसिबिलिटी है वहाँ पर, बट आप अभी डॉलर को स्ट्रॉन्ग देख रहे हो। देखो डॉलर को मेन रीजन मेरा स्ट्रॉन्ग होने का क्या, अगर हम लास्ट जून की बात करें, जून में आपके देखिए काफी नंबर से स्ट्रॉन्ग मार्केट आपकी आई थी, राइट, स्ट्रॉन्ग आई थी आपकी न्यूज एनएफपी की। तो लास्ट अगर मंथ बात करो, लास्ट मंथ आपके इलेक्शंस के कारण काफी ज्यादा मार्केट इफेक्ट हुआ था। आपके फ्रेंच के इलेक्शन थे, देन कैनेडियन में भी काफी कांग्रेस की मीटिंग्स चल रही थी। तो जब इलेक्शंस होते हैं, अगर आप देखें यूएस में आपके सितंबर नवंबर में इलेक्शंस भी आने वाले, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कंट्रीज में भी रहते हैं इलेक्शंस, उसका जैसे इफेक्ट होना स्टार्ट स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि लास्ट मैंने जून के प्रेडिक्शन को लेकर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जून में इफेक्ट हुआ था। स्टिल जो हमने रीड किया था जुलाई में भी आपकी फ्रेंच ऑफ इलेक्शन में जो आपका यूरो काफी वीक रहा था, पर फ्रॉम लास्ट अगर मैं 10 to 15 डेज की बात करूँ, फ्रॉम लास्ट 2 वीक्स की बात करूँ, यूरो अपने लॉसेस को दोबारा गेन कर रहा है। तो उसके कारण अगर आपका डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो यूरो भी आपका स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो मार्केट आपकी साइडवेज रहेगी या वन साइडेड मार्केट आपकी रह सकती है। आई थिंक आप इस वीक यूरो पे ज्यादा फोकस करेंगे। यूरो पे ज्यादा फोकस है क्योंकि इलेक्शंस के कारण यूरो, अगर हमने कई बार देखा होगा, आपने नोट किया होगा कि डॉलर भी आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, सेम वे में आपका अपना गोल्ड भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो लेकिन ऐसे काफी कम चीजें होती है, लेकिन सेम लास्ट मंथ की बात अगर इलेक्शंस के अकॉर्डिंगली आपका दोनों साइडवेज में वन डायरेक्शन में रह सकते हैं। तो यूरो यूएसडी के जो इलेक्शंस का इम्पैक्ट आप बता रहे हो, आपको क्या लगता है कि यूरो यूएसडी के की पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? देखो जैसे हमेशा बोलते हैं स्पॉट पोजीशंस को लेकर फॉलो करते हैं, काफी हद तक वो आपकी मैच भी करती है। अगर यूरो एसडी मोस्ट एवरेज पे आपका यूरो एसडी होता है, अगर उसकी मैं स्पोर्ट की बात करूँ तो 1.0670 आपकी स्पोर्ट लेवल रहेगी, राइट। अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ 1.0780 से लेके 1.07890 तक आपका हाईएस्ट रेजिस्टेंस लेवल रह सकती है एनएफपी के ऊपर। ओके, तो यूरो की तो मूवमेंट आप लोगों को क्लियर है। इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी डॉलर की स्ट्रॉन्ग होने का, जिसकी वजह से गोल्ड पे इम्पैक्ट होगा। डॉलर में एक और डेटा आता है बॉन्ड यील्ड्स का, और वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि अभी बाकी डेटा या जो गोल्ड है या कोई भी पेयर है वो रेंज बाउंड चल रहे हैं मोस्टली अभी। तो ट्रेजरी यील्ड जो होती है वो पॉजिटिव आ रही है हर उसमें, तो उस वजह से डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो उसके बिहाफ पे अगर हम बात करते हैं गोल्ड की, जो गोल्ड ने अभी प्रीवियसली लो दिया था अपना 2280 के करीब, बट उसके बाद वो बाय डायरेक्शन में रहा है। सो एनएफपी पे हो सकता है, क्योंकि बाय डायरेक्शन में वो सिंगल रेंज बाउंड की तरफ चल रहा है अभी गोल्ड, राइट। सो एनएफपी पे आपको क्या लगता है कि गोल्ड की किस तरफ की मूवमेंट हो सकती है? गोल्ड की अगर मैं लास्ट मूवमेंट की बात करूँ, लास्ट से एनएफपी की लास्ट पूरे मंथ की मैंने एक एनालिसिस लगाकर काफी स्ट्रॉन्ग वे मेरे को पॉइंट जो दिख रहे हैं। गोल्ड अगर मैं बोलूँ तो 90% चांसेस आपकी अप ट्रेंड में रहेगा। क्लियरली हमको लास्ट 1 मंथ से भी दिख रहा है कि काफी डाउन आ चुका है, तो वापस अपनी रेंज में ये जा सकता है। गोल्ड की अगर मैं बात करूँ जो आपका साइडवेज रहेगा, तो अभी करंटली आपका 2300 से लेकर 2320 या 30 के बीच में साइडवेज चल रहा है। एनएफपी पर जो आपके चांसेस है, अगर मैं लोएस्ट की बात करूँ 2279 तक आपका गोल्ड लोएस्ट रह सकता है। अब मैंने जैसे आपको बोला कि स्ट्रॉन्ग हो सकता है, अगर दोबारा गोल्ड स्ट्रॉन्ग हुआ तो गोल्ड अगर आपका स्ट्रॉन्ग होता है तो 2339 की रेंज को अगर वो ब्रेक कर देता है, तो क्लियरली गोल्ड की नेक्स्ट मूवमेंट अगर जो देखी जा रही है 2361 तक आपकी नेक्स्ट मूवमेंट बुलिश ट्रेंड में देख सकता हूँ। लेकिन ज़्यादा चांसेस मैंने आपको बोला कि गोल्ड अगर वीक रहता है तो 2280 तक हद तक इतना वीक रह सकता है, इससे ज़्यादा इसके वीक होने के चांसेस नहीं। एंड उसके अलावा जीबीपी यूएसडी, क्योंकि यूके भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जीबीपी जेपीवाई जो हम अभी डिस्कस करेंगे, बिकॉज जापानीज येन की कुछ डिस्कशन पेंडिंग है, बट इससे पहले मैं जीबीपी यूएसडी के कुछ की पॉइंट्स के बारे में आप बताना चाहूँगी। यूरो यूएसडी हो गया प्लस जेबीपी यूएसडी हो गया, पर्टिकुलर पेस है, वन डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, बिना न्यूज के सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। जीबीपी यूएसडी की अगर बात करूँ तो आपकी स्पॉट लेवल जो आपकी जीबीपी यूएसडी की हो सकती है 1.2350 आपकी जीबीपी की स्पोर्ट लेवल काफी स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट लेवल रहेगी ये। और अगर रेजिस्टेंस की बात करो तो 1.2500 से लेके 1.2700 तक 6.5 तक आपकी रेजिस्टेंस है, तो इसी रेंज में अभी जीबीपी का मूवमेंट कर रहे हैं। ओके, एंड अगेन जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि यूएसडी जेपीवाई या जापानीज येन के बिना हमारी न्यूज़ इनकम्प्लीट है, जो अभी रिकॉर्ड ब्रेकिंग मूवमेंट पे चल रहा है। आफ्टर 1986 जेपीवाई सबसे ज़्यादा वीक हुआ है, जिसकी वजह से यूएसडी जेपीवाई 161.7 और 9 ये जो पॉइंट था जो इतने सालों में कभी नहीं आया, जितना अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि इतना हाईएस्ट जा 162 जा सकता है, और 162 बहुत नज़दीक है अभी, कभी भी टच कर सकते हैं 162 को। 0.7 और 8 तक तो वो चला ही
जा ही चुका है, और जो हाईएस्ट लेवल है USD JPY का सिंस 1986। सो जापानीज गवर्नमेंट या जापानीज येन को लेकर कोई मूवमेंट नहीं हो रही है अभी। आपको क्या लगता है कि उनका बैंक कोई मूवमेंट करने वाला है या नहीं करने वाला? देखो, इसके अकॉर्डिंग एनालिसिस हो सकता है। जापानीज येन की जो गवर्नमेंट है ना, उनका बैंक काफ़ी बड़ा मेजर रोल करता है, but act नहीं करता। एक्ट नहीं करता। तो अगर वो कोई डिसीजन नहीं ले रहे, दे आर नॉट चेंजिंग एनी इंटरेस्ट रेट, दे आर नॉट चेंजिंग एनी मॉडिफिकेशंस नहीं कर रहे हो किसी चीज़ में, तो पेड़ को आप खुद बताओ कि डिफरेंट डायरेक्शन में कैसे मूव कर सकता है। अगर आप एक चीज़ को लगातार बाई कर रहे हो तो वन डायरेक्शन में चले, अगर उसमें कुछ चेंजेस होंगे तभी उस पेड़ की मूवमेंट या किसी चीज़ की मूवमेंट चेंज होगी ना। तो जापानीज येन बैंक ने कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं दी फ्रॉम लास्ट 1 मंथ की बात करें, उससे पहले भी। तो इसके कारण JPY आपका वन डायरेक्शन में ही है, ये मेन रीजन है, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली तो कुछ बोला नहीं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो वो वन डायरेक्शन में ही वन मूवमेंट करेगा। अभी बस कुछ बॉन्ड्स को उन्होंने लाइक खरीदना छोड़ना था, जिनको बोलते हैं कि लीव कर देना था, कि उन्होंने वो बॉन्ड यील्ड्स नहीं परचेज करने थे US डॉलर के रिगार्डिंग। सो अब जापानीज येन अभी कोई एक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ वर्बली बोल रहे हैं कि हम फॉरेक्स मार्केट को देख रहे हैं। उनके प्रेसिडेंट की कुछ स्पीच आई थी। अब इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग JPY USD JPY अभी तक जो है वो अपर ट्रेंड में है, उसका अपर ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है, जो 162 163 इस लेवल तक जा सकता है एज ए रेजिस्टेंस। अगर हम डाउन साइड की बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी हाई तक जा चुका है, तो अगर डॉलर NFP के एक्सपेक्टेड अगर वीक आता है जो फोरकास्ट के अकॉर्डिंग है, तो USD JPY अगर 158.90 का जो पॉइंट है अगर उसको ब्रेक करता है, देन 158 के करीब डाउन साइड मूवमेंट कुछ टाइम तक कर सकता है। सो USD JPY के ये कुछ की पॉइंट्स हैं। अगर आप सेल लेना चाहते हो या कोई ट्रेड आपकी होल्ड पर है, तो इन की पॉइंट्स को देखकर आप उसको होल्ड करो, और या अगर कोई ट्रेड लेना चाहते हो तो इनको देखकर अपनी नेक्स्ट ट्रेड लो, तो इम्पोर्टेंट रहेगा ये आपके लिए, राइट। सो अभी के लिए हमारे जितने भी पेयर्स हैं उस पर आई होप आप की पॉइंट्स अच्छे से समझ गए हो, और इन सब के बेसिस पर ही आप आगे ट्रेड करोगे। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी वो FOMC पर आएगी कि NFP के रिजल्ट के बाद फेड की एक्सपेक्टेशन क्या रहती है आगे आने वाले डेटा को लेकर। CPI और FOMC जैसे हम बोलते हैं, हमेशा हमारा टॉपिक वो रहेगा। तो NFP भी आपकी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है मार्केट में, वन ऑफ द वीकेस्ट न्यूज़ है। तो आई होप जैसे हमने लास्ट में काफ़ी एनालाइज करके इस स्पेस के बारे में डिस्कस किया था, इसी तरीके से हमने NFP में भी इस स्पेस अगर आप ट्रेड करेंगे तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन सकते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी अच्छी होगी। तो जैसे हमेशा बोलते हैं कि जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और जितनी अवेयरनेस हो सके फॉरेक्स के बारे में इस वीडियो के थ्रू अपने दोस्तों को कीजिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर NFP, एंड हम नेक्स्ट एनालिसिस में मिलेंगे। तब तक अगेन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।